हमेशा से हम इंसानों के लिए मास और एनर्जी दो अलग अलग चीजें थी, लेकिन फिर आया सन 1905। इसे मिरेकल ईयर कहा जाता है क्योंकि इस साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ बड़े ही रिवॉल्यूशनरी आविष्कार किए थे। उन्होंने इसी साल फोटोन का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए एक नया द्वार खोल दिया था। साथ ही साथ इसी साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मास और एनर्जी को इंटररिलेट किया था और यह बताया था कि मास और एनर्जी जो है ये इक्विवेलेंट चीजें हैं। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकता है। और उन्होंने जो इक्वेशन दिया था वो मुझे लगता है फिजिक्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर इक्वेशन है। यह है E = mc²। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर आप m मास को पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो जो एनर्जी रिलीज होगा वो बराबर होगा वो मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि अगर सिर्फ 1 किलोग्राम मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सके तो दिल्ली जैसा पावर हंग्री शहर अपने पीक आवर में जितना एनर्जी जितना पावर वो कंज्यूम करता है उस रेट से अगर वो एनर्जी को कंज्यूम करे तो भी कितने दिनों तक वो चल सकता है। उस वीडियो का लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन को E = mc² को कैसे डिराइव किया था। चलिए मान लेते हैं कि आपका दोस्त एक स्पेशल टॉर्च जो कि 2 डायरेक्शन में लाइट पल्स एमिट कर सकता है, ऐसा टॉर्च लेकर स्पेस में कहीं पर रिसाइड कर रहा है। आपके दोस्त का जो रेफरेंस फ्रेम है इसे चलिए नाम दे देते हैं, ये है S। और आपके दोस्त ने इस टॉर्च का एनर्जी मेजर किया जो कि E0 के बराबर है। अब क्या है, ये टॉर्च पॉजिटिव x और नेगेटिव x डायरेक्शन में लाइट पल्स एमिट करता है जिसका कि फ्रीक्वेंसी न्यू है, दोनों का फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो ऑब्वियसली दोनों का जो एनर्जी होगा उसे स्मॉल लेटर e से अगर डिनोट करें तो दोनों के लिए एनर्जी बराबर होगा प्लांक्स कांस्टेंट इनटू उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो। तो इस प्रोसेस में, इस लाइट एमिटिंग प्रोसेस में ये टॉर्च कुछ एनर्जी लूज किया। हम मान लेते हैं टोटल एनर्जी लॉस्ट जो है ये कैपिटल E है। ऑब्वियसली ये कैपिटल E ट्वाइस ऑफ स्मॉल e के बराबर होगा। एमिशन के बाद इस टॉर्च का एनर्जी आपका दोस्त मेजर करता है, ये E1 है। तो ऑब्वियसली ये E1 बराबर हो जाएगा E0 - E के। अब पूरे प्रोसेस को हम एक दूसरे पर्सपेक्ट से देखते हैं, दूसरे रेफरेंस फ्रेम से। अब क्या है, आप एक स्पेसशिप में बैठे हुए हैं और आपका रेफरेंस फ्रेम S' है। आप आपके दोस्त के तरफ आगे बढ़ रहे हैं v स्पीड से। तो आप क्या देखेंगे, आपके रेफरेंस फ्रेम में तो आप रुके हुए हैं। तो आपके रेफरेंस फ्रेम से यह सिचुएशन कुछ ऐसा दिखेगा कि आपका दोस्त आपके तरफ बढ़ रहा है v वेलोसिटी से। तो ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है, लाइट एमिशन का जो इंसिडेंट है, वो आपको कैसा दिखेगा? आप कुछ इसे ऐसे देखेंगे कि सोर्स जो है, जो कि ये टॉर्च है जो कि आपके दोस्त के साथ है, ये लाइट पल्स एमिट कर रहा है और साथ ही साथ ये v वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है आपके तरफ। तो ऑब्वियसली जो एमिटेड लाइट पल्सेस हैं उनका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा आपके रेस्पेक्ट से। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर देखें सोर्स मूव कर रहा है और यहां पर अप्लाई होगा रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। इस रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट पे हमने इससे पहले एक वीडियो पे काफ़ी डिस्कस किया है, उसका लिंक मैं यहाँ पर सजेस्टेड वीडियोस में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ये जो इक्वेशन जो बनने वाला है उसे आप वहाँ से समझ जाएंगे। तो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट अप्लाई करने से आप ये पाएंगे फ्रीक्वेंसी जो है, जो कि सोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा लाइट पल्स, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा और जो सोर्स से दूर जा रहा है, जो आपसे भी दूर जा रहा है लाइट पल्स, उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो घट जाएगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगा। तो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट अप्लाई करने से हमें मिलता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पल्स है इसका फ्रीक्वेंसी बनेगा न्यू इंटू √c + v। यहां पर c लाइट का स्पीड है और v जो है सोर्स का स्पीड जो कि आपको अपीयर कर रहा वो है, डिवाइडेड बाय √c - v। और वही राइट साइड वाला जो पल्स है उसका फ्रीक्वेंसी बनेगा न्यू इंटू √c - v डिवाइडेड बाय √c + v। अब एनर्जी अगर पता करना है दोनों पल्सेस का तो हमें इनके साथ, इन फ्रीक्वेंसीज के साथ प्लांक्स कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना होगा।
तो इतना एनर्जी दोनों लाइट पल्स का बना। तो अब इस केस में अगर आप देखें एच न्यू जो है इसे हम स्मॉल लेटर ई से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एस रेफरेंस फ्रेम में ये पाया गया था कि एच न्यू जो है ये स्मॉल लेटर ई के बराबर है। अब यहाँ पर टोटल एनर्जी लॉस्ट अगर आप देखें कैलकुलेट करें तो आप ये पाएंगे टोटल एनर्जी लॉस्ट आएगा इन दोनों को जोड़ने से, दोनों पल्सेस का जो एनर्जी आपके रेफरेंस फ्रेम से दिख रहा है इन दोनों को जोड़ने से ये बनेगा E इंटू ट्वाइस ऑफ C डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इस 2 को ट्वाइस ऑफ C के 2 को अगर E के साथ मल्टीप्लाई करें और C को ले जाए डिनोमिनेटर में, दैट मीन डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर C को इंसर्ट करें तो उसकी C स्क्वायर्ड बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो यही बन जाएगा ट्वाइस ऑफ E इंटू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस V स्क्वायर डिवाइडेड बाई C स्क्वायर। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ट्वाइस ऑफ स्मॉल लेटर ई जो है एस रेफरेंस फ्रेम में ये दिखा था किसके बराबर है? कैपिटल ई के बराबर है। तो ट्वाइस ऑफ स्मॉल लेटर ई को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया कैपिटल ई से। तो अब देखें एनर्जी लॉस्ट जो है दोनों रेफरेंस फ्रेम में अलग अलग दिखेगा। अब क्या है, आपने ये पाया था कि इस टॉर्च का एनर्जी जो है एमिशन से पहले जो है, एमिशन से पहले ये था H0 और एमिशन के बाद इसी का एनर्जी बन गया H1। तो ऑब्वियसली H1 जो है ये बराबर होगा H0 माइनस जितना एनर्जी लूज किया ये उसके। तो फिर चलिए चीज़ों को फिर से समराइज कर लेते हैं। ये जो टॉर्च है ये एस रेफरेंस फ्रेम में है, लाइट एमिशन से पहले इसका जो एनर्जी है वो E0 है और आफ्टर एमिशन एनर्जी होता है E1। हमने देखा कि इन दोनों के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा है। वही एस डैश रेफरेंस फ्रेम से जब इस टॉर्च को देखा गया तो बिफोर एमिशन, बिफोर लाइट एमिशन उसका एनर्जी H0 है और आफ्टर एमिशन उसका एनर्जी H1 है। इन दोनों के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी में डिफरेंस दिख रहा है, लॉस्ट एनर्जी में डिफरेंस दिख रहा है। साथ ही साथ हमने ये भी माना कि एस रेफरेंस फ्रेम से जब टॉर्च का जो एनर्जी है उसे मेजर किया गया तो एमिशन से पहले ये E0 था और एस डैश रेफरेंस फ्रेम से ये पाया गया ये H0 है। तो ये डिफरेंस क्यों है? आप दोनों रेफरेंस फ्रेम से इसे ऑब्जर्व करने का कोशिश करें, इमेजिन करें। एस रेफरेंस फ्रेम से ये दिख रहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी मास है इसका, उस मास के साथ ये रुका हुआ है। लेकिन एस डैश रेफरेंस फ्रेम में वही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो एक डिफरेंस है यहाँ पर, वो डिफरेंस है मोशन का। और हमें पता है एक मास अगर रहे ऑब्जेक्ट में और वो अगर मूव करे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। तो एस रेफरेंस फ्रेम इसका जो टोटल एनर्जी देखेगा उसमें तो इसके अंदर जितना एनर्जी कंटेंट है वो तो है ही, साथ ही साथ एस डैश रेफरेंस फ्रेम में उस कंटेंट के साथ साथ, एनर्जी कंटेंट के साथ साथ इसमें काइनेटिक एनर्जी भी दिखेगा। तो वहां पर डिफरेंस है। दैट मीन H0 ज्यादा होगा E0 से। तो H0 और E0 का डिफरेंस कितना होना चाहिए? यहां पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो डिफरेंस होगा ऑब्वियसली ये इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। साथ ही साथ एक कांस्टेंट भी है, इसके बारे में आगे बात करें। सो यहां पर देखिए ये काइनेटिक एनर्जी है K0, एमिशन से पहले इस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी जो कि एस डैश रेफरेंस फ्रेम से दिख रहा है। साथ ही साथ आइंस्टाइन ने यहां पर एक कांस्टेंट भी माना था कि एक नॉन रिलेटिविस्टिक टर्म है, ये कांस्टेंट है जो कि हर केस में ये कांस्टेंट रहेगा, चाहे इसका वेलोसिटी कुछ भी हो, स्पीड कुछ भी हो। उसी तरह से अगर E1 और H1 को भी कंपेयर करो तो सेम चीज़ आएगा, लेकिन ये एमिशन के बाद का सिचुएशन है। दैट मीन H1 और E1 का जो डिफरेंस होगा वो काइनेटिक एनर्जी का ही डिफरेंस है, या फिर कहे काइनेटिक एनर्जी ही है इस ऑब्जेक्ट का एस डैश रेफरेंस फ्रेम से, लेकिन एमिशन के बाद। तो यहाँ पर एमिशन के बाद इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ये K1 माना गया। देखिए दोनों काइनेटिक एनर्जीज में डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि ड्यूरिंग एमिशन, ये कौन सा सिचुएशन है? पहला वाला इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? एमिशन से पहले का सिचुएशन है ये, लाइट एमिशन से पहले। दैट मीन ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो एमिशन से पहले का काइनेटिक एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट का, जो कि ऐसे डैश देख रहा है। दैट मीन आप देख रहे हैं। वहीं पर ये K1 क्या है? एमिशन के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी जो कि ऐसे डैश देखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? चेंज क्यों हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में? वेलोसिटी तो सेम है, v ही है वेलोसिटी। आप खुद सोचे,
आप मूव कर रहे हैं, यहाँ एस डैश रेफरेंस फ्रेम जो है वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो हमेशा ये देखेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसका स्पीड जो है ये v ही है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी को लूज कर रहा है, और एनर्जी को लूज कर रहा है यहीं से आता है कि ये कुछ मास लूज कर रहा है। यही तो हमें प्रूव करना है कि मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। तो यहां से आगे चलिए इन दो इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से, मतलब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटाएंगे तो कुछ हमें ऐसा मिलेगा। यहां से देखिए b कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों b यहां पर अपीयर नहीं कर रहा। सो h0 माइनस E0, ये h0 माइनस E0 माइनस h1 माइनस E1 यहां पर इज इक्वल टू k0 माइनस k1। अब यहां से आगे इसे रीअरेंज कर लेते हैं, यहां h1 को h0 के साथ लाते हैं और यहां पर E0 को यहां पर ले जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरह का बनेगा और राइट हैंड साइड क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस एमिशन से पहले और एमिशन के बाद। सो यहां से आगे देखिए ये जो है इसका वैल्यू हमने इससे पहले कैलकुलेट किया है, h0 माइनस h1 जो कि इसके बराबर है और E0 माइनस E1 जो कि E के बराबर है। ये बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है उसकी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सो इसी को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, E को हमने कर दिया यहां से कॉमन आउट। सो यहां से देखिए ये जो टर्म है -1 यहां पर जो कि काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है। अब यहां से आगे हम इस टर्म को कैलकुलेट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर जैसा कि हमें पता है इस टर्म को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर टू द पावर नेगेटिव हाफ। किसे हम इस टर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाद में 1 उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब चलिए जैसे कि हमें पता है 1 माइनस एक्स टू द पावर नेगेटिव हाफ, इसका मतलब होता है इसे जब हम एक्सपैंड करेंगे तब इसका कुछ ऐसा सीरीज बनेगा, इन्फिनिट सीरीज 1 प्लस हाफ एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 एक्स स्क्वायर। इसी तरह से टर्म्स बनते जाएंगे। इसके डिटेल्स में मैं बात नहीं करूंगा, इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है ये एक्सपैंड होके ऐसा बनता है। अब जब x के जगह हम पुट करेंगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, यहां से देखिए यही वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर जब हम x के जगह पुट करेंगे तो ये जो टर्म है एक्सपेंशन जो है कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर देखिए v अगर c के कंपैरिजन में छोटा हो तो ये जो टर्म्स है ये बहुत बहुत छोटे टर्म्स बन जाएंगे। ये अगर v डिवाइडेड बाई c अगर एक छोटा टर्म बनता है तो उसका स्क्वायर ये बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, उसका क्यूब और छोटा हो जाएगा। तो हम इन टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बचा हुआ रहेगा ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो कि अल्टीमेटली ये वाला एक्सप्रेशन है, ये बराबर हो गया 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब जब इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन बनेगा E इंटू हाफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर हमें क्या मिला, देखिए यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होगा हाफ m0 वी स्क्वायर। यहाँ पर m0 क्या है, एमिशन से पहले इस टॉर्च का जो है वो मास माइनस जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जो कि है एमिशन के बाद का काइनेटिक एनर्जी। तो m1 जो है एमिशन के बाद इस बॉडी का, इस टॉर्च का जो मास बना वो है। सो हाफ m1 वी स्क्वायर एमिशन के बाद का काइनेटिक एनर्जी, ये टर्म जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब इसी को थोड़ा सजा के लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाफ को हमने पहले लिखा, बाकी टर्म वही है, इज इक्वल टू हाफ, यहाँ से हमने कॉमन आउट कर लिया हाफ वी स्क्वायर को, क्योंकि देखिए v जो है एमिशन से पहले एमिशन के बाद जो स्पीड है वो सेम है, इसीलिए यहाँ भी वी स्क्वायर है, यहाँ भी वी स्क्वायर है, जिसे हमने कॉमन आउट कर लिया। और ब्रैकेट के अंदर m0 माइनस m1, दैट मीन चेंज इन मास, मास में जो चेंज हुआ जिसके कारण ये E एनर्जी बना। देखिए टोटल एनर्जी E रिलीज किया इसने। अब क्यों किया रिलीज, क्योंकि उसके कारण थोड़ा सा मास में चेंज हुआ। तो हम कह सकते हैं इतना मास जो है m0 माइनस m1, इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ से आगे देखिए
अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हाफ और यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और v स्क्वायर्ड से डिवाइड करेंगे तो ये v स्क्वायर्ड और ये v स्क्वायर्ड कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचा हुआ है E डिवाइडेड बाई c स्क्वायर्ड इज इक्वल टू चेंज इन मास, जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जिसे कि हम m से डिनोट कर सकते हैं। तो हम आगे इसी को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू m, जो कि m0 माइनस m1 है, इंटू c स्क्वायर्ड। यही है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब जाते जाते मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने फिजिक्स में रिवॉल्यूशन ला दिया, चाहे वो फोटॉन का कॉन्सेप्ट हो या फिर स्पेशल रिलेटिविटी हो या फिर जनरल रिलेटिविटी हो, वे अपने स्टूडेंट करियर में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के एंट्रांस एग्जामिनेशन में डिसक्वालीफाइड हो गए थे। तो हमेशा याद रखें कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, या फिर आपको कितना नंबर मिला, ये कुछ सालों बाद मायने नहीं रखेगा। मायने सिर्फ इतना रखेगा कि आपने इस यूनिवर्स को वापस में दिया क्या है। लोग आपके काम को सिर्फ याद रखेंगे। मैं तो यही दुआ करूंगा कि आप दुनिया के सारे एंट्रांस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाए, लेकिन इस चक्कर में, इस रैट रेस में भागते हुए, अगर आप अपने जीवन का जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाला चीज़ है, जो कि ज्ञान प्राप्त करना है, अगर उसे भूल जाते हैं तो लोग भी कुछ साल बाद आपको भूल जाएंगे। तो मन लगाकर पढ़ें, मस्ती के साथ पढ़ें, ज्ञान के लिए पढ़ें, ताकि आप भी इस दुनिया में कुछ रेवोल्यूशन ला सके और हज़ारों सालों तक आने वाला जनरेशन आपको याद रखे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।